नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और उसमें देखो, इससे पहले जो अपनी बात हो गई है वो जस्ट वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हुई है। उससे पहले अपन ने आइसोमेरिज्म की बात करी है, और उससे पहले जो है आईयूपीएसी नामकरण ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करी अपन ने। और ये जो अपन बात करें सब, ये उपसंयोजी यौगिकों के लिए बात हो रही है, अर्थात संकुल यौगिकों के लिए बात हो रही है। अच्छा, इसमें देखो संकुल यौगिकों में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग के लिए दो सिद्धांतों की अपन ने बात करी थी, जिसमें एक सिद्धांत आपका हुआ करता है वीबीटी और दूसरा हुआ करता है सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हम जो है वो उपसंयोजी यौगिकों में आबंधन की बात करते हैं। और वो आबंध किस किस के बीच में है? मेटल और लिगेंड के बीच में, कि भाई वो किस प्रकार की जो है बॉन्डिंग होगी, वो इन सिद्धांतों के आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले अगर बात करें वो सीएफटी की, और साथ में ये भी अपन बात करेंगे कि जो सीएफटी के अनुसार संकुल यौगिकों में जो कलर है उसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज़ सीएफटी में, और सीएफटी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात करते हैं अपन, ठीक है। ये तो सबसे पहली चीज़ अगर इसमें ध्यान रखने की है तो वही कि भाई सिद्धांत किसने दिया है। तो भैया इस सिद्धांत के बारे में जो बताने वाले हैं वो है बेथे वैज्ञानिक, ठीक। किसने बताया? बेथे ने। अगली बात है कि इस सिद्धांत में जो संकुल यौगिक होता है, उपसंयोजी यौगिक होता है, उसमें जो मेटल है ना, केंद्रीय धातु जो परमाणु है और लिगेंड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बताई जाती है वो बॉन्डिंग कौन सी होती है बच्चों? आयनिक। यानी ये कहा जाता है कि मेटल और जो लिगेंड है, समन्वय मंडल, या आप उसको समन्वय मंडल न कह के सीधी सी बात ये करेंगे अपन कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो आकर्षण है, आबंधन है, वो कैसा है बच्चों? आयनिक आबंध, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, ये जो आयनिक बॉन्ड है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में बन सकता है भाई? देखो, एक तो जो है आपकी मेटल है, ठीक है, और जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका कैसा है? माइनस। केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन है, क्योंकि डी ब्लॉक की धातु है और धातु की जो नेचर होती है वो प्लस की नेचर होती है, कैटाइन बनाने की नेचर होती है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है वो है विद्युत आकर्षण बल, या फिर उसे आयनिक बॉन्ड अपन कहते हैं। तो ये प्लस और माइनस में आकर्षण। तो एक चीज़ तो ये है कि लिगेंड आपका जो है ऋणात्मक है, तो उस कंडीशन में तो सीधी बात समझ में आती है अपने कि हाँ यार, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, विपरीत आवेश है। दूसरी चीज़ ये कही जाए कि भाई मेटल, और फिर हम उदासीन लिगेंड की बात करें तो फिर उदासीन में तो कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर अट्रैक्शन कैसे होगा? तो भैया उसके लिए अपने को ये समझना होता है कि उदासीन में द्विध्रुव की कल्पना करनी होती है हमें। किसकी कल्पना करनी है? द्विध्रुव की। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव का मतलब है माइनस और प्लस की फीलिंग होना, ठीक है। द्विध्रुव यानी दो, ध्रुव यानी प्लस माइनस की बात। तो इसमें क्या होगा? एक माइनस सिरा होगा, दूसरा प्लस सिरा होगा। तो इसमें होगा क्या? क्योंकि मेटल की नेचर कैसी है? कैटाइनिक नेचर है, पॉजिटिव है। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये क्या हो जाएगा बच्चों? अट्रैक्शन हो जाएगा। और यही अट्रैक्शन क्या है? आयनिक बॉन्ड है। क्लियर ये बात? तो इस प्रकार से ये जो है हम इसमें सीएफटी में बात करते हैं स्टार्टिंग में कि वास्तव में किस आधार पे ये जो है वो बताई जाती है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में काम करता है। अगली बात अपन कर सकते हैं क्या? ये बात हो गई कि एक तो क्या है मेटल और ऋणात्मक लिगेंड की बात, और दूसरी मेटल और आपका उदासीन लिगेंड है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? इससे अगली बात, सबसे पहली चीज़ कि भाई ये जो बॉन्डिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, इसमें क्या करते होंगे। तो देखो भैया, सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो
परमाणु है वो मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था में आपका जो है धातु आयन कह दो, आप धातु धनायन कह दो। अगर इसकी मुक्त अवस्था की बात करते हैं तो इसमें जो डी कक्षक होते हैं, ये डी कक्षक वो कैसे होते हैं बच्चों? वो होते हैं समभ्रंश कक्षक। कैसे हैं? समभ्रंश। और समभ्रंश का मतलब क्या होता है? जिनकी ऊर्जा समान होती है, यानी समभ्रंश कक्षकों से मतलब है जिन कक्षकों की ऊर्जाएं समान हो वो समभ्रंश कक्षक होते हैं। ऊर्जा क्या होती है? समान। क्योंकि डी की कक्षक कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं और पांचों की ही ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। जैसे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर भैया, ये जैसे 1 2 3 4 और 5 डी कक्षक हैं, इनके नाम भी अपन जानते हैं। एक जैसे आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ऐसे। और एक है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये क्या है? आपके 5 कक्षक है। पांचों कक्षकों की ये नेम है। तो स्टार्टिंग में अगर बात करें कि आपका धातु आयन जो है वो मुक्त अवस्था में है, यानी वहाँ लिगेंड उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो वो स्थिति आपकी समभ्रंशता को बताती है। लेकिन अगली बात अपन करते हैं कि भैया ठीक है समभ्रंशता है, लेकिन अगली ही बात जब, क्योंकि अपने को लिगेंड जोड़ना है और लिगेंड जुड़ने के लिए आना होता है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी लिगेंड मेटल के पास आएगा, है ना, धातु आयन के पास आता है, तो वो जो डी कक्षक है उनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे ये आपके लिगेंड है, तो लिगेंड जैसे ही इसकी ओर आएंगे, मेटल की तरफ आएंगे, तो यहाँ जो आपका ये मेटल है या जो धातु आयन है उसमें जो डी कक्षक होते हैं, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु में है डी कक्षक, और उन डी कक्षकों की समभ्रंशता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और उस डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त। और समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि अगर डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हुई है तो निश्चित रूप से उसे अपन बोलते हैं डी कक्षकों का विपाटन। क्या बोलते हैं बच्चों? डी कक्षकों का विपाटन होना। अर्थात इसमें क्या होगा? कुछ डी कक्षक कम ऊर्जा के बनेंगे और कुछ डी कक्षक अधिक ऊर्जा के बनेंगे। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो है वो संकुल बन रहा है, अपन उन स्थितियों की बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं कि डी कक्षकों का क्या होना है? विपाटन। और विपाटन की जो वजह होती है वो मुख्य वजह होती है क्या? कि जो आपके लिगेंड है, लिगेंडों के द्वारा क्या है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो कुछ डी कक्षकों पर तो प्रतिकर्षण ज़्यादा काम करता है और कुछ पर कम काम करता है। यानी हम ये बात कह सकते हैं, जैसे अपने पास कौन कौन से डी कक्षक हैं? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है ना, डी जेड एक्स है, ऐसे। अगर ऑक्टाहेड्रल अपन कंडीशन की बात करते हैं, अष्टफल के संकुलों के लिए जो बात करते हैं, अष्टफल के संकुल जो बनते हैं उसमें क्या होता है? ये जो लिगेंड होते हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन 3 कक्षकों को क्या करता है? लिगेंड ज़्यादा प्रतिकर्षित करता है, ज़्यादा रिपेल करता है। इस वजह से, एक मिनट, यहाँ हमने कहा इनको क्या करेगा? हाँ, ऑक्टाहेड्रल में क्या करेगा? इनको कम प्रतिकर्षित करेगा, कम रिपेल करेगा। और कम रिपेल करेगा तो उससे जो बनने वाले कक्षक होते हैं अपन उनको बोलते हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षकों को T2G कहते हैं। और इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा कौन सा है? डी जेड स्क्वायर, ये 2 कक्षक हैं, ठीक है, दूसरे कक्षक। तो अष्टफल के लिए क्या होगा? यहाँ पे इनमें जो रिपल्सन है, डी कक्षकों की वजह से इनमें जो रिपल्सन आएगा, प्रतिकर्षण होगा, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, और इनको बनने वालों को बोलते हैं ईजी कक्षक। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये कंडीशन है, सीधी सी बात ये है। और जब अपन चतुष्फल की संकुल यौगिकों या जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अपन बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे वहाँ T2G न होकर, है ना, T2 रह जाता है और यहाँ EG न रहकर क्या रह जाता है? E रह जाता है। तो अगर अपन टेट्राहेड्रल की बात अगर करते हैं, टेट्राहेड्रल की अगर बात करेंगे, तो उसमें जो विपाटन है, विपाटन को जो तरीका है
वो सिंपल है, क्योंकि इसमें तो हमने कहा कि T2G क्या है, वो कम ऊर्जा के हैं, है ना, और Eg क्या है, वो अधिक ऊर्जा के हैं। जबकि चतुष्फलक के केस में अपने को क्या मिला, एक तो मिलता है, क्योंकि इसका उल्टा मिलना है ना, यानी T2 की ऊर्जा तो क्या है, ज़्यादा, और E की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। कौन से के लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अपन कहते हैं ना 4 होती है, उस कंडीशन के लिए। तो T2 तो जो है वो हाई एनर्जी वाला बनेगा, है ना। हालांकि इसके अंदर होंगे वो तीनों ही, T2 के अंदर तीनों कक्षक, और E में 2 होंगे जो क्या होंगे, वो लोअर ऊर्जा के होंगे, ठीक है। इसमें T2 हाई का होगा और E किसका होगा, लो एनर्जी का होगा, लोअर एनर्जी का होगा, ऐसे। तो जनरली जो बात अपन करते हैं मुख्यतः वो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए बात करी जाती है, और उसको अपन देखते हैं किस प्रकार से जो इसमें CFT के अकॉर्डिंग विपाटन होता है। देखो हाँ, अच्छा देखो, मुख्य चीज़ ऑक्टाहेड्रल की अपन बात करते हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में D कक्षकों का विपाटन, ये बात अपन कर रहे हैं। अष्टफलकीय के लिए बात करोगे तो देखो मुख्य चीज़ क्या हमने क्या कहा है भैया, ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन है। और देखो मेन चीज़ तो क्या समझनी है, अपने पास क्या है, D कक्षक हैं, कितने 5 D कक्षक हैं। स्टार्टिंग स्थिति में क्या रहेंगे, समभ्रंश रहेंगे, क्या पांचों के नाम भी पता है अपने को, है ना, DXY, DYZ, DZX और DX², Y², और आपका ये है DZ², ठीक है। ऐसे ये समभ्रंश कक्षक हैं, लेकिन ये कौन सी स्थिति में है, मुक्त धातु आयन के केस में, ठीक है, मुक्त धातु आयन के केस में। और जब लिगेंड पास आते हैं, ठीक है, तो ये एक प्रकार से यूँ समझो कि आपकी जो एनर्जी है D कक्षकों की, वो एनर्जी में क्या है, बढ़ोतरी होती है, एनर्जी बढ़ती है। और इस वजह से वहाँ जो विपाटन की अपन बात करते हैं कि इन D कक्षकों का जो विपाटन है वो होता है, जिसके अंदर आपके T2G जो है वो कम ऊर्जा के बनते हैं, और Eg कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा ऊर्जा के बनते हैं। क्लियर, ठीक है। ये समभ्रंशता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समभ्रंशता का मतलब है समान ऊर्जा कक्षकों की। तो यहाँ ये D कक्षक हैं, और यहाँ इनको अपन ने क्या बोला, T2G, और ये क्या है, Eg कक्षक हैं, ठीक है। T2G की एनर्जी कम है, Eg की एनर्जी क्या है, Eg में कौन कौन आते हैं अपन जानते हैं दोनों को, कि DX², Y² और DZ² ऑर्बिटल आते हैं। यहाँ आपका DXY, DYZ, DZX, ये तीनों जो हैं वो ऑर्बिटल यहाँ आते हैं इस प्रकार से। और एक विशेष बात अपने को यहाँ ध्यान रखनी है क्योंकि विपाटन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी बनती है। और वो चीज़ होती क्या है, सिंपल है कि जो आपका T2G और जो Eg कक्षक हैं, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, ऊर्जा का अंतर है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFS शॉर्ट में बोल सकते हैं। और इसी के लिए अपन कह सकते हैं इसे, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा O से मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो गैप है एनर्जी का, उसे कहा जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी भी देखो कुछ बातों पे डिपेंड करती है, उसकी बात अपन करेंगे, लेकिन इतना अपने को समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ होती है महत्वपूर्ण चीज़ इसमें भी, जो है ये आपका बेरी सेंटर कहलाता है ना।
ये दोनों का जो यहाँ से यहाँ सेंटर की अपन बात करते हैं, इसे बच्चों कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं? बेरी सेंटर। यहाँ लिख दिया बेरी सेंटर, ये रहा बेरी सेंटर। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान रख सकते हो, इनका तो पता है, इनका नाम तो अपने को क्या है, ये इंडिकेशन। तो यहाँ से भी एक एनर्जी का गैप है बेरी सेंटर से, और यहाँ भी एक एनर्जी का गैप है। देखो ये टोटल क्या है आपका, डेल ओ है या एक डेल ओ है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी के गैप होते हैं, जैसे यहाँ 0.6 डेल ओ बोल सकते हैं, यहाँ 0.4 डेल ओ की बात कर सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी का गैप है, बेरी सेंटर है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये बात रखते हैं। फिर अगली बात अपन करते हैं कि यार यहाँ भी तो कंडीशन है ना अलग अलग। कैसे? क्योंकि ये जो आपका डेल्टा ओ है, ये जो एनर्जी का गैप है, वो डिपेंड करता है कि संकुल यौगिक में या संकुल जो आयन है उसमें लिगेंड की नेचर कैसी है। तो भैया देखो, लिगेंड की नेचर के हिसाब से अगर बात करो तो लिगेंड 2 टाइप के होते हैं। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और एक होता है इधर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है वीक फील्ड लिगेंड। दोनों की नेचर है अलग अलग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जो एनर्जी का गैप है वो ज़्यादा बनाने का प्रयास करते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक कंडीशन रहती है, अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड आया किसमें, संकुल में, तो ऐसी स्थिति में बच्चों करना क्या है कि पहली चीज़ तो कुछ एक एग्जांपल भी रख लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपका NH3 है, CN है ना, CO है, एक्सेट्रा, ये चीज़ें आती है। इसमें एक ही चीज़ याद रखो कि डेल O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, P4 पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग का मतलब होता है युग्मन ऊर्जा, है ना। युग्मन मतलब युग्मित करने के लिए ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो ऊर्जा या निकलने वाली ऊर्जा। ऐसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में भी थोड़ा सा आइडिया रखो, जैसे H2O को दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसे ही बच्चों आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो एलिमेंट है वो भी किस में है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो इस कंडीशन में जो आपकी डेल ओ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, ये जो गैप अपन बता रहे हैं यहाँ पे, ये लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यानी युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, ये कम। क्योंकि दुर्बल है तो दुर्बल क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेगा और ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा। इसकी वजह से डेल ओ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चों, कम आएगी, और पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अपने समझ में आई है। और कुल मिला के बस इस गैप का है, जैसे मान लो अगर कोई प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तो और बना लेते हैं इसका। देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जैसे कि आपका NH3 है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है, इस कंडीशन में देखो कुछ नहीं है, यहाँ आपके क्या है, ये समभ्रंश डी कक्षक है, 5 समभ्रंश डी कक्षक है, और इनकी वजह से क्या है भाई, ये आपका Eg, और इधर कौन सा बन जाएगा, T2G कक्षक बन जाएंगे, और ये है बेरी सेंटर, और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो थोड़ा सा गैप ज़्यादा बना के रखते हैं, जिससे बात पूरी तरह अपनी क्लियर हो जाए। ये तो, और इधर से अगर बात करें तो ये कौन सा है, T2G कक्षक है, और ये Eg कक्षक है। ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी कम है T2G कक्षकों की, और Eg की क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे अपन बोलते हैं डेल्टा ओ, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो डेल ओ की जो वैल्यू होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो हिसाब रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या कहा मैंने, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, डी कक्षकों में 5 है, तो ऐसी स्थिति में करोगे क्या, देखो डेल ओ गैप ज़्यादा है
तो इस कंडीशन में भरने का जो हिसाब रहेगा वो कैसे रहेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गैप ज़्यादा है तो बच्चों सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन T2G जहाँ एनर्जी कम होती है, क्योंकि आप भी अपने को बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भरते हैं जहाँ जिन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ऐसे देखो डी में 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो इस तरीके से जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर रहता है तो ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि ये गैप है एनर्जी का क्या है वो ज़्यादा, और पेयरिंग एनर्जी क्या है बच्चों, कम है। इस वजह से यहाँ पेयरिंग जो है वो पहले होती है और फिर जो है वो Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर भी देखो अगर अपन सोचें कि नहीं सर हम तो D7 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, D7 लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 तो कंप्लीट यहाँ हो जाएगा और अगला जो इलेक्ट्रॉन है 7th वो कहाँ जाएगा, Eg में। तो हालांकि यहाँ देखो इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा जा सकता है कि T2G और Eg कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D कक्षकों के लिए क्या होगा। तो बहुत ईजी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें T2G और Eg के लिए तो क्या कह सकते हो, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 हैं, और Eg में कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है T2G और Eg के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा सकती है। फिर भी जैसे मान लो यहाँ इसी ने कहा कि D9 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो कि 8th नंबर ये 9th नंबर है, तो क्या करोगे, T2 में कितने 6 हैं और T2G में कितने 6 और Eg में कितने हैं 3, बहुत आसान है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो 10 हो तो 10 के लिए भी किया जा सकता है, वही चीज़ें हैं सब। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी Eg में लिखा जा सकता है, Eg वे में। ठीक है, कुछ ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी होती है, उसके आधार पर जो है उनमें क्रम रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का। तो NH3 है, CN है, CO है। सबसे ज़्यादा अगर अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो ये CO होता है ना, कार्बोनिल जिसे बोलते हैं CO। फिर साइनाइड वगैरह NH3 उससे दुर्बल कम है। और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो आपके हेलोजेंस होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। H2O को भी वीक फील्ड लिगेंड में ही रखा जाता है। ये चीज़ देखो, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तो भैया डेल O इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी। तो ऐसी स्थिति में अपना जो डी कक्षक हैं, समभ्रंश डी कक्षक हैं, उनका विपाटन जब होगा लिगेंड की वजह से तो होगा क्या, यहाँ वही ये Eg और इधर क्या हो जाएगा बच्चों T2G, और ये क्या आपका बेरी सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो डेल O है। देखो ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मान लो यहाँ D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना, D5 विन्यास है किसी संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके लिए D में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 हैं। तो भरने का तरीका क्या रहेगा, देखो सबसे पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से बनना होता है भाई। ठीक है, अगर इसके लिए T2G और Eg के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि भाई विन्यास क्या रहेगा, तो बच्चों देखो T2G, ये T2G है और ये Eg। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, और Eg में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बहुत ईजी। तो इस टाइप से अगर मान लो D में 6 हैं तो 6 के लिए क्या रखोगे, अब अगला इलेक्ट्रॉन जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, फिर से T2G में युग्मित होगा। और इस टाइप से फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ 4 हो जाएंगे T2G में। और विन्यास अगर D9 है तो D9 का क्या रहेगा, देखो भाई D9 में आप यहाँ से भरोगे, कितने हो गए थे, 4 2 6, और ये आपका 7 8 और 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से T2G में वही कितने 6 और Eg में कितने हुए आपके 3। तो T2G 6 Eg 3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा O इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ अपन पढ़ते हैं, हालांकि इसमें देखो एक एग्जाम्पल चलता है, एक 2 एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हो
और एक वीक फील्ड लिगेंड हो, जैसे अपने पास है MnH2O का होल 6 और इस पे है +2। तो इसके लिए अपन जानना चाहते हैं कि भाई जो विपाटन है वो किस प्रकार से हुआ है, और इसके लिए ये भी जानना चाहते हैं कि T2Z और EZ है ना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले चीज़ है मैग्नीज है। मैग्नीज का क्या करो आप, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। तो भैया मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +2, और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3d5 4s0 बनेगा, 3d5 4s0। तो 3d में कितने 1 2 3 4 5, 4s में 0 है, ये स्थिति है आपके पास, ठीक है। तो 3d में 5 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लेते हैं किसको, CFT को। चूँकि H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, H2O इज़ ए वीक फील्ड लिगेंड। तो इसके अकॉर्डिंग वीक फील्ड के हिसाब से करोगे तो डेल जो O है वो लेस देन किस में है, पैरिंग एनर्जी के होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन विपाटन करेंगे तो यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और ये सॉरी एक हायर एनर्जी के, और ये लो एनर्जी के, ये EG हाई के हैं और T2G लो एनर्जी के। कितने हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 2 3, चूँकि गैप कम है, डेल O जिसे बोल रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एगमित तरीके से भरेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसमें ये होगा बच्चों। और देखो यहाँ हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण है, उसकी भी ये बात करी जा सकती है कि वो आपका जो है चुंबकीय अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय होगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया T2G में 3 और EG में कितने हो गए 2, इस टाइप से अपन बात कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ चूँकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड की वजह से इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, अनुचुंबकीय नेचर होगी, ये चीज़ है इसमें। इसके बाद एक और जो है वो एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीजी है, लेकिन अगर इसकी जगह वीक फील्ड लिगेंड की जगह कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे CN का होल 6 आ जाए और थोड़ा चेंज होगा, ये एक संकोलाइन है। यहाँ वही मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और +2 आती है तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आता है। और वही चीज़ पूछ रहा है T2G और EG का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम जानते हैं कि CN कैसा लिगेंड है बच्चों, CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अनुसार अपन क्या बात करें, कैसे करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग देखो कैसी बात करोगे। वही सिंपल आपका ये समभ्रंश हैं, समभ्रंश कब हैं, जब लिगेंड पास में नहीं है, और जैसे ही लिगेंड पास में आते हैं तो उनकी समभ्रंशता क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा गैप बना के, गैप बनाओ, ये 2 और इधर से आपके ये T, ये कौन कौन से हैं, T2Z और ये EZ, क्लियर है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन 5 है, D5, बनने का तरीका 1 2 3, क्योंकि जानते स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो डेल O इज़ ग्रेटर देन पैरिंग एनर्जी। यहाँ ये डेल्टा O ज़्यादा है किससे, पैरिंग एनर्जी से, इसका मतलब पेयरिंग होगी, पहले T2G में ही पेयरिंग होगी, इस वजह से यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका मतलब T2G में 5 हैं और EG में 0 आएगा बच्चों, ऐसे किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम CFT के अकॉर्डिंग संकुल यौगिकों के विपाटन की बात करते हैं। और एक और बात अपनी होगी संकुल यौगिकों में रंग, ये रंग वाली जो है वो नेक्स्ट पे बात करते हैं।